हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट साल कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है यानी कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? कहीं खस अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से या मागधी अपभ्रंश से? सही ऑप्शन हो जाएगा। तो हिंदी का मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? सही ऑप्शन आपका यहाँ सी नंबर हो जाएगा, सौरसेनी अपभ्रंश से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है कहने की कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो इसमें बताना है हिंदी की कौन सी इसमें उपभाषा नहीं है। पहला है नंबर के राजस्थानी, मराठी, पूर्वी हिंदी या पश्चिमी हिंदी? सही ऑप्शन हो जाएगा, बताइए भी। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ बी नंबर हो जाएगा। मराठी जो है, जो हिंदी की क्या है, उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो आपको हमने बता रखा है कि हिंदी की जो है कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है, देखिए राजस्थानी है, पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, और देखिए बिहारी हिंदी आती है, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो ये 5 जो हैं हिंदी की उपभाषाएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। और देखिए इनकी जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई हैं, इनको भी आपको याद रखना। देखिए पूर्वी हिंदी जो है ये अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, पश्चिमी हिंदी जो है सौरसेनी अपभ्रंश से, बिहारी हिंदी मागधी से, राजस्थानी हिंदी सौरसेनी से विकसित हुई है, और पहाड़ी हिंदी जो है खस सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि इनमें से कौन लघु स्वर नहीं है? तो आपको बताना है इसमें जो है लघु स्वर कौन सा नहीं है। देखिए कह रहे कि री, छोटा, छोटी, आय, बताइए भी। सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। ए जो है आपका लघु स्वर नहीं है, तो ये फिर क्या है? ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। किसके? दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए लघु स्वर कितने हैं आपके? 4 हैं। लघु स्वर कितने हैं? 4। देखिए छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और री है। तो ये आपके 4 जो हैं लघु स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो भाई दीर्घ स्वर कितने हैं? फिर दीर्घ स्वर आपके 7 हैं। दीर्घ स्वर आपके 7 हैं। देखिए बड़ा आता है, बड़ी आती है, बड़ा ऊ, ए, ओ और यहाँ लिख दे रहे हैं औ। ठीक है, तो ये आपके 7 जो है दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं भी। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है? बताइए संयुक्त स्वर कौन सा है? तो संयुक्त स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जो 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल से बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं संयुक्त स्वर। बताइए सही ऑप्शन कौन सा इसमें होगा? कह रहे कि बड़ा ऊ, बड़ी औ या बड़ा? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। और जो है ये संयुक्त स्वर है। ठीक है, संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए संयुक्त स्वर आपके कौन कौन से हैं? संयुक्त स्वर आपके 5 हैं। ठीक है, कौन से भाई? ए, ऐ, ओ, औ और री। ठीक है, तो ये आपके 5 जो हैं संयुक्त स्वर हो जाएंगे। ठीक है, संयुक्त स्वर हो जाएंगे। देखिए ए जो है आपका छोटा आ प्लस बड़ा आ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ऐ जो है आपका छोटा आ प्लस ए से मिलकर बना हुआ है। और ओ जो है छोटा आ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बना है ओ। और औ जो है आपका छोटा आ प्लस औ से मिलकर बना है, सॉरी ओ से मिलकर बना है। तो ये आपका इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो ये संयुक्त स्वर है। ठीक है, 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं जो उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। सी नंबर आपका सही यहाँ हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपको यहाँ बताना है। चलिए अगला प्रश्न कह रहे हैं कि आपको यहाँ बतलाना है कि कह रहे हैं कि स्पर्श व्यंजन बताइए। कंठ ध्वनि है, अघोष है, महाप्राण है, ध्वनि है। तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें जो नीचे दिए गए हैं इसमें आपको स्पर्श व्यंजन बताना है। कंठस्थ ध्वनि है, अघोष, महाप्राण, इसमें कौन सा है? कह रहे हैं कि ख, घ,
ग, क। बताइए भाई सही ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा विकल्प चुनना है जो ये आपके चारों इसके अंतर्गत आता है। तो बताइए भाई सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। खा, खा जो है देखिए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं आपके? 25 होते हैं ना, 25 होते हैं। ये का से लेके मा तक होता है, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन जो है की संख्या के खा जो है स्पर्श व्यंजन का के अंतर्गत आएगा। आगे देखते हैं, देखिए कंठ ध्वनि, तो भाई का वर्ग, का वर्ग जो है, का वर्ग जो है कंठ ध्वनि क्या आता ना, का, ख, ग, घ, ठीक है। तो ये भी आ रहा है। देखिए अघोष, अघोष हर वर्ग का पहला व दूसरा, हर वर्ग का पहला व दूसरा क्या कहलाता है? अघोष व्यंजन कहलाता है। तो देखिए दूसरा खा आता है, का पहला आता है, खा दूसरा आता है, तो ये भी अघोष भी है। और देखिए महाप्राण, महाप्राण क्या होता है भाई? जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम जिन जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक हवा निकले उसे महाप्राण कहते हैं। देखिए हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है? महाप्राण कहता है। देखिए का, खा दूसरे पे आ रहा है ना, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए उसमें आपको सब आना चाहिए, ठीक है। चारों में परिभाषा याद है तो आप पकड़ लेंगे। चलिए देखिए, कहने की रचना बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो यहाँ आपको बताना है रचना बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। करेंगे 4, 3, 5, 2। बताइए सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 3 होते हैं। देखिए रचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर जो है 3 प्रकार के आपके शब्द के हैं, ठीक है। तो देखिए पहला है योग ऋण, योग ऋण। दूसरा है, दूसरा क्या है? ऋण है। तीसरा क्या है? यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, योग ऋण, ऋण, यौगिक शब्द, ये 3 आपके भेद हो गए, ठीक है। देखिए यौगिक ऋण शब्द क्या होता है? 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले वे शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं, ठीक है। योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे पंकज है, क्या भी? पंकज है। पंकज, पंकज का अर्थ होता है क्या? क्या? पंक मतलब कीचड़, चा माने जन्म लेना, अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला, ठीक है। कमल, ठीक। और ऋण, देखिए ऋण शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनके खंड निरर्थक होते हैं। मतलब जैसे घर हो गया, पर हो गया, दिन हो गया, रात हो गया, अगर इन्हें आप खंड करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो उसे ऋण शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं भाई? यौगिक शब्द है जैसे इनका क्या अर्थ होता है? मेल, मतलब 2 सार्थक शब्दों के मेल से जो बना होता है यौगिक शब्द करते हैं, और इनका खंड करने पर इनका अर्थ निकलता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे हिमालय, विद्यालय, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, करें निम्न में योग ऋण शब्द कौन सा है? कहीं पंकज है, हिमालय है, घर है या आज है। देखिए हिमालय तो आपका यौगिक के अंतर्गत आएगा शब्द, और घर जो है आपका और आज है ये किसके अंतर्गत आएगा? ये ऋण शब्द के अंतर्गत आएगा। तो आपका एक ही बचता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंकज जो है आपका योग ऋण शब्द हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है, करें कि रसोइया, रसोइया में प्रत्यय है, तो बताइए भी प्रत्यय आपके किसी मूल शब्द के बाद में लगते हैं और जिनका शब्द का क्या हो जाता है? अर्थ परिवर्तन हो जाता है। बताइए सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आपका बी नंबर सही हो जाएगा। या जो है रसोइया में आपका या प्रत्यय है। अगला है, निम्न में कौन सा लुटेरा, लुटेरा शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त है? तो लुटेरा में आपको प्रत्यय बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए लुट प्लस एरा, तो सही ऑप्शन आपका यहाँ 9 का बी नंबर हो जाएगा। एरा जो है लुटेरा का प्रत्यय, प्रत्यय। अगला है, अगला प्रश्न करें कि सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द में कौन सी संज्ञा का बोध कराती है? करें कि भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक। सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए सेना, दल, सभा ये क्या होती है? एक समूह को दर्शाती है। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई? आपका समूहवाचक, ठीक है। तो यहाँ आपकी संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है, ठीक है। यहाँ सेना मतलब समूह को दर्शाती है ना, कक्षा भी समूह को दर्शाती है, दल भी, सभा भी, तो आपका सी यहाँ सही हो जाएगा। तो संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है। देखिए आपका व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और एक है द्रव्यवाचक, ठीक है। अगला है,
करें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? बताइए भी। सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। करें मिठास, मिठाई, मीठी, मीठा। बताइए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? ए नंबर हो जाएगा। मिठास जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। अगला है करें कि पुल्लिंग वाचक शब्द कौन सा है? तो यहाँ आपको बताना है कि इसमें कौन सा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो ये वाचक हटा दीजिए, तो पुल्लिंग शब्द आपको यहाँ बताना है। बताइए करें पायल, तलवार, कैमरा, प्लेट। तो यहाँ देखिए अच्छा, अच्छी विशेषण लगाकर कोई वाक्य प्रयोग करेंगे इनको मिला के, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए पता करते हैं। करें कि पायल, देखिए पायल अच्छा होता है, अच्छी, सही शब्द क्या लग रहा है? पायल अच्छी होती है, तो आपका ये स्त्रीलिंग में आएगा। देखिए तलवार, तलवार अच्छा होता है, अच्छी होती है, तलवार अच्छी होती है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। देखिए कैमरा, कैमरा कहने की अच्छा होता है, अच्छा होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। कैमरा जो है अच्छा होता है ना, तो इसलिए ये पुल्लिंग आएगा। देखिए प्लेट, प्लेट अच्छी होती है, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है करें तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा। बताइए भाई, तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कहीं तपसी होगा, तपस्या होगा, तपस्विनी होगा, तापसी होगा। बताइए भी सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तपस्विनी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, अगला प्रश्न करेंगे संप्रदान कारक का चिन्ह है। तो बताइए यहाँ संप्रदान कारक का चिन्ह हो जाएगा। देखिए से किसका है? ये अपादान कारक है। में पर किसका है? ये अधिकरण कारक का है। ठीक है, को के लिए या ने, बताइए इसमें आप दो बचे हैं, तो सही बताइए कौन सा हो जाएगा? तो संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, को के लिए। ठीक है, और ने जो है आपका कर्ता कारक का चिन्ह होता है। ठीक है, कर्म का आपका को चिन्ह होता है, कारण का से के द्वारा होता है, संबंध का की होता है। ठीक है, तो और हो गया आठ आपके जो हैं कारक हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए अब यहाँ से आपके प्रश्न जो है शुरू हो रहे हैं। ये पिछले साल 18 में जो है यूपी पुलिस में जो पेपर में आए हुए थे उनके क्वेश्चन हमने आपको ऐड कर दिया है। तो आप देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन आया है, और इससे मैं आपसे ज़्यादा ऊपर का करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए करें बच्चों ने खेल खेला, इस वाक्य का देखिए भविष्य काल आपका क्या होगा? बताइए। करें बच्चे खेल चुके हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल चुके होंगे, या बच्चे खेलेंगे। देखिए भविष्य काल मतलब आने वाले समय को। ठीक है, हलंत लगा दीजिए तामे, तो आने वाले समय को बतलाता है। तो आने वाला देखिए कौन आएगा? बच्चे खेलेंगे, मतलब आने वाले समय में ऐसा लग रहा है ना खेलेंगे, तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। देखिए ये आया हुआ प्रश्न है। चलिए आगे देखिए। देखिए अभी अभी आया था, मैंने सब तरह से आपको प्रश्न करा चुके हैं। करें कि हास्य एवं दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? बताइए भाई, हास्य और दीर्घ किसके प्रकार हैं? कहीं स्वर के हैं, व्यंजन के हैं, और माला के हैं, संयुक्त व्यंजन। अभी आपको बतलाया था हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। बताइए, तो ये नंबर सही हो जाएगा ना। हास्य स्वर की संख्या हास्य स्वरों की संख्या 4 है, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए रचनाएं आपकी 3-4 आई थी। कहें कि जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो आपको बताना है जायसी द्वारा प्रसिद्ध रचना कौन सी है। देखिए पद्मावत, देखिए पद्मावत होगा, तो यहाँ ता हो जाएगा, टा नहीं होगा। ठीक है, करें पद्मावत, रस विलास, विज्ञान गीता, या श्रृंगार लहरी। बताइए भाई, तो श्रृंगार इस तरह से आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ दाम में हलंत लगा दीजिएगा। पद्मावत है, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पद्मावत है। ठीक है, देखिए रस विलास किसकी है? रस विलास जो है रीतिबद्ध कवि देव की है, कवि देव की है। ठीक है, ये रस विलास। देखिए विज्ञान गीता किसकी है? ये केशव दास की है। क्या भाई, विज्ञान गीता किसकी रचना है? केशव दास की है। और श्रृंगार लहरी जो है ये रत्नाकर है। ठीक है, किसकी है? इनकी है रत्नाकर मतलब जगन्नाथ दास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमने एक पेपर का सेट में मिक्स कर दिया। कुछ प्रश्न आपने से लिए थे और कुछ प्रश्न हमने कहा कि देखते हैं किस तरह से पूछा गया, तो आप कितना इसमें कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये भी आपका आया हुआ प्रश्न है 19 वाले में। ठीक है, आप पेपर में लाएंगे तो मिलेगा 19 का जो हुआ था। चलिए करें कि चितंबरा, उत्तरा। अच्छा यहाँ देखिए, पहले पढ़ देते हैं। नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? बताना है आपको। करें कि चितंबरा है, उत्तरा है, कला और बूढ़ा चांद, या पल्लव।
बताइए भाई, कह रहे सुमित्रा नंदन पंत का है, जयशंकर प्रसाद का है, केदारनाथ का है, या सुभद्रा कुमारी चौहान का है। ठीक है, बताइए भी सही ऑप्शन हो जाएगा। तो किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत का है। ठीक है, देखिए कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और सुमित्रा नंदन को प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया है। और सुभद्रा कुमारी चौहान का झांसी की रानी लिखे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये भी आया हुआ प्रश्न, कह रहे कि भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? बताइए भी सही ऑप्शन हो जाएगा। कह रहे कि वृंदावन लाल शर्मा है, देवकी नंदन खत्री हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो बताइए भाई सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारत दुर्दशा की रचना किसने किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के कौन थे? ये भारतेंदु युग के संस्थापक थे। ठीक है, इन्हें जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। किसको भाई? आधुनिक हिंदी। आपसे ऐसे पूछेगा कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किन्हें कहा जाता है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए ये भी आया है, कह रहे कि तिरुपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानना है। बताइए भी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा। कह रहे कि विलक्षण नेत्रों वाला, निर्जल, गुस्सैल स्वभाव वाला, या शक्तिशाली। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलक्षण नेत्रों वाला, अर्थात कौन? शिव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा, विरूपाक्ष का समानार्थी। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? देखिए ऐसे प्रश्न आया था आपसे, बताइए भाई। कह रहे व्यंजन कहा जाता है, चरण कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। बताइए सही ऑप्शन हो जाएगा। तो बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, वर्ण। क्या? अक्षर को क्या कहा जाता है? छंद में वर्ण कहा जाता है। देखिए छंद के चरणों को वर्णों की गणना के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, किसके? छंद के चरणों को वर्णों की गणना के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो यहाँ आपका डी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये भी आपको लिए हैं हमने। तो 15 क्वेश्चन आपके इसी से प्रीवियस ईयर आपके आज करा रहे हैं। ठीक है, करें कि मूर्ख बनाना। देखिए लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख बनाना, प्रभाव मानना, हार मानना, लाभ होना। बताइए सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रभाव मानना। तो लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है प्रभाव मानना। चलिए भाई अगला देखते हैं। करें किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? देखिए आपके सिलेबस में चिन्ह है, तो आपको देखो परिभाषाएं पूछ लिया है, चिन्ह ही किसी में पूछ लिया है। तो हमने कहा ना पिछले साल आपको परिभाषाएं भी पूछी गई है। बताइए भाई सही ऑप्शन हो जाएगा। करें योजक होगा, उद्धरण होगा, अल्प विराम होगा, या अर्ध विराम होगा। देखिए योजक चिन्ह तो दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, योजक चिन्ह कहलाता है। ठीक है, जैसे राम श्याम, राम श्याम हो गया। ठीक है, यहाँ वो योजक लग गया। देखिए उद्धरण, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, उद्धरण होता है। तो किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे राम ने कहा, देखिए आप उद्धरण चिन्ह लगाएंगे, इसे अंदर लिखेंगे। राम ने कहा मेरा घर नज़दीक है, तो आप यहाँ उद्धरण चिन्ह लगा दीजिए, बंद कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अल्प विराम क्या होता है भाई? देखिए परिभाषाएं भी आपको याद करके जाना है। देखिए अल्प विराम क्या होता है? देखिए पूर्ण विराम की अपेक्षा थोड़े समय के विराम के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे सेब, अनार। ठीक, तो ऐसे करते हो ना पूरे अल्प विराम। ठीक है, अगला है अर्ध विराम। देखिए अर्ध विराम क्या होता है? जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना पड़े वहाँ अर्ध विराम होता है। ठीक है, तो ऐसे अर्ध विराम होता है ना, एक बिंदी नीचे और ये। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं। करें जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो के लिए एक शब्द आपको बताना है। करें उत्साही, उद्यमी, हतोत्साहित, जिज्ञासु। बताइए तो सही ऑप्शन जिसका उत्साह नष्ट हो गया है, सही हो जाएगा आपका सी नंबर, हतोत्साहित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। करें कि जलज शब्द का अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। बताइए, करें कि जहाज होगा, मछली होगा, चतुर होगा, हाथी होगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, मछली। ठीक है, तो जलज शब्द का अनेकार्थी शब्द का अर्थ है मछली। ठीक है, देखिए मछली भी होता है, कमल भी होता है, शंख भी होता है,
अनेक आरती और मोती भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला देखिए, देखिए ऐसे ही प्रश्न आपसे आया था, मैंने आपको ऐसे ही टाइप करके करा रहे हैं। चलिए देखिए, करें निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। देखिए कह रहे हैं नाश, नाश को आपको क्या बताना है, सही शब्द वाला। कहें तब, तबाही होता है, उत्कर्ष होता है, उत्थान होता है या नवीन होता है, बताइए सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाश मतलब क्या, तबाही, ठीक है, सही अर्थ। देखिए उत्कर्ष आपका, उत्थान मतलब क्या, प्रगति, क्या होता है, प्रगति होता है। और नवीन आप जानते हैं नया, क्या भाई, नया। चलिए अगला देखिए, देखिए कैसा प्रश्न पूछा गया है। देखिए ये तो मैंने आपको डेली करा रहा हूँ, यही ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। प्रत्यय करें निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग शब्द के यहाँ पे भरना है, में लगते हैं, बताइए। रोज बोलते हैं, करें कि अंत में, आरंभ में, क्रिया में या बीच में। देखिए यहाँ आपके ऑप्शन बीच में नहीं दिया था, 8 में 8 दिया था, तो वैसे ये ऑप्शन आदमी छाट देगा, लेकिन मैंने आपको बदल दिया, बीच में कर दिया। चलिए करें अंत में, आरंभ में, क्रिया में या बीच में, बताइए। तो कहाँ लगते हैं उपसर्ग, आरंभ में लगते हैं ना, मूल शब्द है, किसी मूल शब्द के पहले जो है या आरंभ में उपसर्ग लगते हैं, तो भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें कि कपोत शब्द का सही तद्भव स्वरूप है, बताइए भाई, कपोत शब्द का सही तद्भव रूप है, तो क्या हो जाएगा, आपको तद्भव बताना है। तो कपोत का सही, ये कपोत का बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कबूतर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है संयोग का विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुने। तो संयोग का आपका विलोम बताना है, कहीं वियोग होगा, अवशेष होगा, दुरुपयोग होगा या मिलन होगा, बताइए भाई। सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, संयोग का विपरीत क्या होगा, वियोग होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, करें कि नारी नारी इच्छा का संधि विच्छेद है, बताइए भाई। नारी इच्छा कौन सा हो जाएगा, करें कि नारी प्लस इच्छा, नर प्लस इच्छा, नारी प्लस इच्छा या नारी प्लस इच्छा। सही ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, नारी प्लस इच्छा। देखिए बड़ी ई प्लस छोटी ई मिल के क्या बन रहा है भाई, बड़ी ई बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए नंबर सही हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। आगे देखते हैं, करें कि मक्षिका का तत्सम है रूप है, बताइए। आया हुआ प्रश्न है, मोर, भौरा, मेढक या मक्खी। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मक्षिका का तत्सम रूप क्या हो जाता है, मक्खी हो जाएगा। देखिए तत्सम क्या होता है, जो संस्कृत शब्द से सीधे हिंदी में ज्यों का त्यों बोला जाता है या प्रयोग किया जाता है, उन्हीं को हम तत्सम कहते हैं। देखिए तत्सम की आपको पिछले साल परिभाषा ही पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं, करें कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है, बताइए भाई। प्यास बुझाने, खुशी मनाना, लज्जित होना या बहुत अनुभवी होना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ना करें हम घाट घाट के पानी पिए हुए हैं, मतलब बहुत अनुभवी होना। आइए देखते हैं, अगला है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, करें नित नाव लीला ललित ठान गोलोक अजिर में रमत राधिका संगरास रंग रुचिर में कौन सा छंद है आपको बताना है, बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा, करें कि चौपाई, गीतिका, रोला या दोहा। सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोला। क्या हो जाएगा, रोला। तो देखिए रोला क्या होता है, यह सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। देखिए 11 और 13 मात्राओं पर यति का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है, सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो आप इन्हें गिनेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको 24 मात्राएं गिनने को मिलेगा। देखिए नित्य में आपकी एक एक है, ठीक है। नाव में आपका ना बड़ा है तो 2, वा में 1, ला में बड़ी मात्रा 2 है, लीला में, ललित में 1 हो जाएगा, ठा बड़ा है तो 2 हो जाएगा, और ना में छोटी मात्रा 1 हो जाएगा। देखिए गा में उप मात्रा है 2, ला में उप मात्रा है 2, का सिंगल है 1, अजीर में 1 हो जाएगा, में देखिए 2 डबल मात्रा होती है। तो आप इन्हें गिनेंगे ऐसे तरह तो आपको यहाँ रोला निकल के आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। 24 मात्राएं आपको मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं, विषम मात्रिक छंद है, अरे कुंडलियाँ हैं, बरवय है, रोला है या चौपाई है, बताइए। तो विषम मात्रिक छंद
तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। कुंडलियाँ जो है आपका विषम मात्रिक छंद है, ठीक है, विषम मात्रिक छंद है। देखिए बरवय जो है आपका क्या होता है, यह जो है अर्ध सम्मात्रिक छंद है, ठीक है। रोला जो है देखिए 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है, तो ये जो है आपका सम्मात्रिक छंद है। चौपाई भी आपका सम्मात्रिक, क्योंकि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, रोला में 24 होती हैं और बरवय में कितने होते हैं, 12-7 होती हैं, ठीक है, 4 चरण होते हैं। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो कुंडलियाँ जो है आपका क्या है, यह जो है विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कुंडलियाँ क्या, देखिए इसमें 6 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। यह जो है दोहा और रोला से मिलकर बने होते हैं। शुरू के दो जो है दोहा के होते हैं, शुरू के 2 चरण जो है दोहा के होते हैं और अंतिम 4 चरण जो होते हैं वो रोला के होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है अगला प्रश्न है शब्द अलंकार के भेद नहीं है। तो यहाँ आपको बताना है शब्द अलंकार के कौन सा भेद नहीं है। यानी कि श्लेष है, यमक है, अनुप्रास है या उपमा है। देखिए श्लेष भी शब्द अलंकार के होते हैं। श्लेष मतलब जिसमें जहाँ पर एक ही शब्द है और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यमक अलंकार जहाँ एक ही शब्द कई बार प्रयोग हो और उनका शब्द अलग अलग हो, यहाँ यमक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए अनुप्रास अलंकार आपके यहाँ पीछे था, यही परिभाषा ही पूछा था, ठीक है, मतलब ठीक है। देखिए डी नंबर क्या है, उपमा। तो उपमा आपका यहाँ नहीं हो जाएगा, यह जो है अर्थालंकार का भेद है, शब्द अलंकार का भेद नहीं। तो इस प्रकार डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए उपमा अलंकार क्या था, जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है, ठीक है। चलिए तो आज हमने आपको 35 क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए 2 क्वेश्चन कम है, आपको 37 क्वेश्चन आता है, तो अगले वीडियो में आपको ज़्यादा करा देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद।